देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अब गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ है आपका दोस्त बसंत। गणित एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम सब दूर भागते हैं, लेकिन आज भी हम लोग गणित पर काम कर रहे हैं, क्योंकि गणित हमारे जीवन का हमेशा से ही एक अभिन्न अंग रहा है। इसी बात को हम अपने गणित हुआ आसान की इस श्रृंखला के माध्यम से अपने श्रोताओं के समक्ष ला रहे हैं, खास करके बच्चों को, विशेषकर जो गणित की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने उनको केंद्र बिंदु में रखकर सामग्री तैयार की है, क्योंकि यही वो योद्धा है जिससे विज्ञान के क्षेत्र में हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। देश विदेश में बहुत से महान और ख्याति प्राप्त गणितज्ञ हुए हैं, जिनके जीवन से ये पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। उनके जीवन के अनछुए पहलू हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगा कि हमें गणित से दूर भागने की जरूरत नहीं है। अगर गणित को एक बार समझ लिया जाए तो कितने नए तरीके और नए रास्ते खुल जाते हैं, और वो एक इतना सरल और ऐसा विषय बन जाता है जिससे हमें बहुत आनंद आने लगता है। वर्तमान समय में जीवन से जुड़े मुद्दों की झलक गणित के क्षेत्र में बहुत कम मिलती है। आज का ज्ञान ब्लैक बोर्ड आधारित बनकर रह गया है। इसी कारण गणित में हमारा देश पिछड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले बुश और अभी वर्तमान के राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी से कहा है कि आपको गणित की तरफ जाना होगा, नहीं तो हो सकता है जो दूसरे देश हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और हमारा देश पीछे रह जाएगा। तो आज गणित हुआ आसान के इस अंक में बात करेंगे ज्योमेट्री की, यानी कि ज्यामिति की। ज्यामिति के पिछले अंकों में हमने जाना उसकी भूमिका के बारे में, ज्यामिति के बारे में, साथ ही एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। इसी विषय से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईआईटी कैंपस अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील यादव, और साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट। बच्चों, मैं गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार यादव आईटी कॉलेज से। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कोणों के प्रकार के बारे में, दैट इज द टाइप ऑफ एंगल के बारे में जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यून कोण एक्यूट एंगल, सम कोण राइट एंगल और अधिक कोण एब्ट्यूस एंगल एवं रिज कोण स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम बृहत कोण की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम तान्या है। मेरा नाम रश्मि। जी नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा श्रीवास्तवा है। मेरा नाम दीपक रेड्डी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद कमर आजम है। बच्चों, इससे पहले कोणों के बारे में हम लोग विचार किए थे। आज हम लोग के सामने जो कोण आया है बृहत कोण, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो बृहत कोण वो कोण है जिसका मान 180 से अधिक हो किंतु 360 डिग्री से कम हो। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बताइए जो बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल आपने देखा हो। सीढ़ियाँ और जो तल होता है जमीन का, उसके बीच में जो एंगल बनता है वो बृहत कोण का। आप बताइए। पतंग, कोई भी काइट के एंगल, कॉर्नर एंगल्स पे कोण बनता है जो। नहीं, तो क्या काइट या पतंग के जो कॉर्नर के बीच, कोनों के बीच एंगल बनते हैं, क्या 180 से अधिक होते हैं? 180 से अधिक अगर 0 से लिया जाए तो 180 से ऑब्ट्यूज ले सकते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल की तरह। अगर 180 से ज्यादा लेना हो तो उसे एंगल शिफ्ट करके थोड़ा नीचे करके फिर वो रिफ्लेक्स एंगल की तरफ फॉर्म होगा। नहीं, जो काइट के कॉर्नर की बात किया जा रहा है, तो अगर काइट का जो कॉर्नर शेप होता है, अगर उसके अंदर की एंगल की बात करें तो वो आपका बृहत कोण नहीं होगा। अगर उसके साइड की एंगल की बात करें हम, तो वो बृहत कोण हो सकता है। बाहरी कोण की जिसे कहते हैं, वो आपके पास बृहत कोण हो सकता है। और कोई एग्जाम्पल बताइए। सर, हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया था सीढ़ियों के बारे में, तो आप
सभी लोगों के घर में सीढ़ियां लगी हुई हैं, तो उस सीढ़ियों को थोड़ा ध्यान से देखिए कि जैसे सीढ़ी जमीन से ऊपर चढ़ता है, फिर उसके बाद एक समतल आता है, तो जो भी झुकाव होता है और समतल, उसके बीच का एंगल देखिए कितने डिग्री का होता है। समतल से चढ़ी हुई सीढ़ी, फिर उसके बाद जो आपके पास प्लेन होता है, उनके बीच का एंगल देखिए वो 180 से अधिक होती है और 360 से कम होती है। तो दैट इज द ये आपके बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वृत्तीय कोण, जिसे फुल रोटेशन कहते हैं या पूर्णतः घुमाव जिसे कहते हैं। तो फुल रोटेशन या वृत्तीय कोण या पूर्णतः घुमाव से आप लोग का क्या मतलब है, पहले ये बताइए। आप बताइए। सर मेरे ख्याल से हम जहाँ से शुरू करें और फिर घूमते घूमते वहीं पे खत्म हो जाए, वो हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए। सर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ भी, वहीं पे हम दोबारा चले जाएंगे, उससे बोलेंगे। आप बताइए। जिस प्रकार एक घड़ी 12 से अगर शुरू होती है तो वापस घूमकर वहीं पर वापस आती है। आप बताइए। एक रेफरेंस लाइन से शुरू होके उस रेफरेंस लाइन को एंगल इंक्रीज करते हुए अगर वो एंगल कंप्लीट होके 360 हो जाए तो फुल रोटेशन। आप बताइए। सर एक घुमाव में 360 डिग्री पूरा करे वो हो जाएगा। 360 एंगल का कब होगा, जब वो एक चक्कर लगाएगी। यस सर। जैसे हम कह रहे हैं कि आपके पास वृत्तीय कोण या फुल रोटेशन, तो वो कोण जिसका मान 360 डिग्री हो या इससे अधिक हो, फुल रोटेशन। अगर एक बार जैसे हम आपके सामने ले, अगर घड़ी का लें, तो घड़ी की अगर सेकंड की सुई की हम बात करें, तो अगर सेकंड की सुई हमारी जो 12 से स्टार्ट करती है, अगर घूमते घूमते वो पुनः 12 पे चली जाए, तो हम कहेंगे कि एक फुल रोटेशन हो चुका। तो घड़ी की सेकंड 12 से स्टार्ट किया था और पुनः 12 पे, तो इनके बीच में कितने एंगल का कोण बना? 360। तो हम इसे कहते हैं ये फुल रोटेशन है, पूर्णतः घुमाव है। सपोज करिए कि अगर ये 2 बार रोटेशन कर दे तो कितने एंगल का कोण बनेगा? 2 बार रोटेट कर दे फुल 720, 720, क्योंकि 360 इंटू 360 है। अब सपोज करिए मैं पूरे घड़ी को 4 पार्टों में बांट रहा हूँ। हमारी सेकंड वाली सुई जो है 12 से स्टार्ट होके 3 पे आ रही है, तो कितना घुमा हुआ? 90 डिग्री। इसका मतलब पूरे घड़ी का 1/4 घुमा हो चुका। अगर सेकंड वाली सुई 12 से स्टार्ट करके 6 पे चली आए तो कितने डिग्री का कोण हुआ? 180। मतलब उस घड़ी का 1/2। और घड़ी की सेकंड वाली सुई अगर 12 से स्टार्ट करके 9 पे चला जाए तो क्या कहेंगे आप? 270 डिग्री का घुमा हो चुका। और पुनः 12 पे चला जाए तो 360। मतलब 2 चक्कर, मतलब 2 बार पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। इसलिए कहते हैं कि वृत्तीय कोण या फुल रोटेशन। अब बच्चों, इस कोणों के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। कोणों के आधार पर ना ही हम भुजाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसे ट्रायंगल आप बोलते हैं, तो त्रिभुज किसे कहते हैं? आप बताइए। जिसके 3 भुजाएं हैं और तीनों 30-30 डिग्री का हो, उसे त्रिभुज बोलते हैं। आप बताइए। त्रिभुज के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। देखिए त्रिभुज क्या है कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है, या कह लीजिए पॉलीगन, जिसे हम लोग बहुभुज कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, जिसे एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 से कम हो, तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो तीनों कोणों का मान 90 से कम हो, ऐसा कोई त्रिभुज आपके दिमाग में है? कितने कितने एंगल की हो सकती है, आप बताइए। जी 30 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आप बताइए। तीनों कोणों का मान 90 से कम होना चाहिए। तीनों कोणों का मान? हाँ, कोणों का मान। तीनों। हाँ, सम की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोणों का कह रहे हैं। सम ये नहीं कह रहे हैं कि तीनों कोणों का सम 90 होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि तीनों कोणों का जो मान होगा वो 90 से कम होना चाहिए। 20, 10। आप बताइए। 60 या फिर 80, 80, 50, 50। फिर इसके बाद आ रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज, जिसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो इससे पहले अभी हम लोग कुछ देर पहले जिक्र किए थे, कोई ऐसी कोण का जब बताए थे आपको, तो बताइए कोई अधिक कोण त्रिभुज आपके सामने दिखता है रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में? वो जो कपड़ा टांगने वाला हैंगर होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं, कपड़ा टांगने वाला जो हैंगर है, तो क्या कोई एक कोण 90 से अधिक होता उसमें? नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते।
एक आप- कोण क्या होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए। आप थोड़ी देर पहले जो पतंग वाली बात किए थे, पतंग वाली बात, या इससे पहले हमने जो सीढ़ी वाला जिक्र सीढ़ी किया वाली था, भी। तो उसमें हमने क्या कहा था कि 180 से अधिक, इसका मतलब 90 से भी तो वो अधिक है। किंतु वहाँ पे कोण की बात किया था। अगर उसके तीनों भुजाओं के जो हम मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि अधिक कोण त्रिभुज मिलेगा, जिसमें एक कोण का मान 90 से अधिक होगा। फिर इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, जिसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो वो त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो आप लोगों को पता है। जी तो रियल लाइफ में या दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज का कोई एग्जाम्पल बताइए। सर दीवार के दो साइड में जो बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। आप बताइए। जी, अगर कोई खंबा लगा हुआ है तो फिर वो जमीन के तल से खंबा के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। भूतल से किसी इमारत के बीच की एंगल, या कहें कि इमारत की बेस के साथ जो एंगल बनता है, बेस के साथ, आधार के साथ जो कोण बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है। आप बताइए। किसी भी स्थल के ऊपर कोई भी चीज स्ट्रेट या सीधी रखी हो तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी उस स्थल से, उस रेफरेंस पॉइंट से। ओके, आप बताइए। सर किसी भी अगर हम कागज को उसके एक कोण से उसके सबसे ज्यादा दूरी वाले कोण से बीच से काट दे तो 2 राइट ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, 2 राइट एंगल में बढ़ जाएगा आपके पास। ये भी देख रहे हैं आपके सामने, देखिए जंगला भी लगा है जिसके प्रत्येक कोणों का मान क्या है? 90 डिग्री पे हुआ है। इस तरह के रियल लाइफ में बहुत से ऐसे भवनों का निर्माण किया जाता है जिसकी प्रत्येक कोनों या जंगले का जो कोने का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये कह लें कि दोनों दीवार एक दूसरे को जहाँ पे काट कर रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं, उनके बीच का भी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब समकोण त्रिभुज के हम 2 भागों में बांट रहे हैं। तो पहला भाग इसका आता है विषम बाहु समकोण त्रिभुज, जिसे कहते हैं स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल्स। विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज या स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है पहले समझिए। पहला, इसके लिए ये शर्त होना चाहिए कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, कोई भी 2 भुजा आपके पास बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है नो इक्वल साइड, या कहने की 2 अनइक्वल पेयर ऑफ एंगल बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। दूसरा, दोनों कोण आपके पास बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बताइए आप। कोई भी राइट ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल ना हो, कोई भी 2 साइड बराबर ना हो और एंगल भी अगर 2 बराबर ना हो तो वो उसके लिए राइट ट्रायंगल हो जाएगा। वो तो बात आपकी सही है, किंतु कोई एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिकल नंबर लेके बताइए आप। जैसे एक साइड हम 4 रखते हैं, ओके, और उसके नीचे वाला साइड हम 6 रखते हैं। ओके, ठीक है, तो उसके जो दोनों साइड को जो जोड़ रहा है वो करीब 7 होना चाहिए। अगर साइडों की वैल्यू 5, 4 और 3 लें हम, नहीं तो 5, 4, 3 किस कौन कौन सी साइड की वैल्यू लें हम? उसके भी कुछ नाम होते होंगे। सर जो हम बेस रखेंगे वो 4 रखेंगे और जो उसका हाइपोटेनस रखेंगे वो 5 रखेंगे और जो उसका लंब होगा वो 3 रखेंगे। 3 रखेंगे। दोनों के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है हाइपोटेनस जो होता है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लूं, एक समकोण त्रिभुज लिया जिसकी बेस की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर से और जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो कर्ण होगा वो कितना होना चाहिए? दोनों भुजाओं के वर्ग के 5 योग के बराबर होना चाहिए। तो ये 5 होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि जब हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें तीनों कंडीशन होना चाहिए। पहला, एक कोण तो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो बेस और लंब के साथ जो कोण बना वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि तीनों साइड इसकी अलग अलग, कोई भी 2 साइड बराबर नहीं है। तीसरा कंडीशन, कोई भी दोनों एंगल बराबर नहीं। अगर बेस के साथ दूसरी एंगल 30 है तो दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास? 60 होना चाहिए। ये दोनों एंगल अलग होना चाहिए। अब इसके बाद आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसे अब आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन दिए गए, कुछ शर्त दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा है आपके पास ये है कि कोई 2 इक्वल साइड्स होना चाहिए और बचे 2 कोण भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कोई आपके दिमाग में कोई ट्रायंगल है जिसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं, तो कितनी कितनी कोण होंगे, कितनी कितनी भुजाएं होंगे? कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी के 2 कोण 45 होनी चाहिए। ये आपके पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। जी सर।
फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जिससे कहते हैं कि अनुकूल त्रिभुज या स्वर्गांशम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो अनुकूल त्रिभुज या स्वर्गांशम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आप लोगों का क्या मतलब है, एक एक करके बताइए आप लोग। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या स्वर्गांशम त्रिभुज। सर अगर हम दो त्रिभुज को लें और एक त्रिभुज को रखे और दूसरा त्रिभुज उसको पूरी तरह से ले दोनों को रखने पे, ताकि हमारी एक ही त्रिभुज दिखाई दे, उसके नीचे जो है वो दिखाई न दे, वो सर्वांशम होगा। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। सर जिसका मान लेते हैं 2 ट्रायंगल है, दोनों के जो भुजाएं हैं सारे बेस और जो लंब हो सब सेम हो दोनों के, तो उसे बोलेंगे। आप बताइए। अगर हम 2 ट्रायंगल लेते हैं और वो किसी पैटर्न पे सिमिलर हो, दोनों को रखने पे या तो साइड सेम हो, सिमिलर हो, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। आप बताइए। जैसे 2 त्रिभुज है, दोनों का समांतर एंगल एक जो कोण है वो इक्वल होना चाहिए। नहीं, देखिए जो वर्ड आपके सामने आया कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल, जिसे समरूप या अनुकूल कहते हैं। अनुकूल का मतलब एक रूप का होना चाहिए। जी। आपको ये भी पता है कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 कोण मौजूद हैं। तो अगर हम 2 त्रिभुज आपके सामने लाएं, अगर के कहें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों त्रिभुज जो पहले त्रिभुज में प्रॉपर्टी या गुण होना चाहिए, वही गुण दूसरे में भी होना चाहिए। अगर पहले त्रिभुज की भुजा आपके पास वही होना चाहिए जो दूसरे त्रिभुज की भुजा होना चाहिए, या पहले त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान है वही मान दूसरे त्रिभुज में भी होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से क्या है, समरूप है या कॉन्ग्रुएंट या अनुकूल हैं। तो रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आपने देखा, रोज डेली सुबह आप देखते हैं, रोज डेली सुबह देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट या समरूप त्रिभुज। रोड के साइड में जो स्टॉप का एक बना रहता है ट्रायंगल जैसा, रोड के साइड में ट्रायंगल का पर वो एक बना रहता है स्टॉप, और फिर उसमें मतलब जैसे डायरेक्शन दिया रहता है कि आप इधर से जा सकते हैं, वैसा मतलब बहुत जगह पे वैसे लगा रहता है। आप बताइए। सर हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। देखिए, अगर मैंने अब बात कहा है कि सुबह सुबह आप देख रहे हैं, तो अगर कोई ब्रेड लें, ब्रेड करें, तो अगर ब्रेड को किसी 2 कोनों से आप काट दें तो वो ब्रेड 2 त्रिभुज में बटेगा और दोनों त्रिभुज का परिमाप बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि एक पे रखेंगे तो आप एक दूसरे के बराबर होगा। आप काइट का भी पतंग लेंगे, अगर इसको 20 से 20 काटेंगे तो दोनों आधे आधे पार्ट में बढ़ जाएंगे, दोनों का सेम वही माप होगा जो एक दूसरे का होगा। फिर इसके बाद आ रहा है आपके सामने इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, जिसे हम कहते हैं कि समकोणीय त्रिभुज। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल से आपसे क्या मतलब है, या समकोणीय त्रिभुज? जिनके सभी कोण बराबर हो। हाँ, जिनके सभी कोण आपस में बराबर हो। भुजा से आपसे कोई मतलब नहीं है, जिसके प्रत्येक एंगल आपके पास और कितना होना चाहिए, बराबर का सेंस 60। बराबर का मतलब ये है कि वो एंगल प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये नहीं आप कहेंगे कि कोई 50 हो, कोई इतना, तीनों एक बराबर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, 180 भी होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं जिसे हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस। जो आपने समकोण त्रिभुज में नाम सुना होगा, तो कर्ण या हाइपोटेनियस से आपसे क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो 90 एंगल के सामने, एंगल के सामने वाले जो भुजा होती है जी, उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या इसी को हाइपोटेनियस, जो त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा होती है। तो त्रिभुज की ऐसा माना गया है कि ज्यामिति, या जिसे कहते हैं हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसे पारंपरिक ज्यामिति कहते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों ने इसका यूज किया है। तो इसका मानते हैं कि जो किसी त्रिभुज का या किसी समकोणीय त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होता है, और जिसका मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका आपने नाम सुना है। तो आप लोगों ने लोअर क्लास से ही, निचली कक्षा से ही पाइथागोरस प्रमेय, क्या एक्चुअल में ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कोई और प्रमेय है? आपके विचार में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। आप बताइए। पाइथागोरस। आपका भी यही पाइथागोरस प्रमेय? हाँ जी सर, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को ये निचली कक्षाओं में ये चीज रटा दी गई है कि इसे पाइथागोरस
प्रमेय कहते हैं। प्रमेय कहते हैं। एक्चुअल में कि पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो यूनान के थे, इन्होंने ही खोज किया था, तो इसे हम कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। किंतु यूनान से पहले जो पाइथागोरस थे ये यूनान के रहने वाले थे, तो पाइथागोरस से पहले इस चीज का आविष्कार हमारे भारत में हो चुका था। जी बिल्कुल हो चुका था, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था कि ये चीज वही चीज है जो यूनान में खोजी जाएगी। जी। तो हमारे यहाँ एक ऋषि मुनि थे जिसे बोध्यान कहते हैं। बोध्यान ऋषि थे जिसे सुलभसूत्र, उनकी एक रचयिता है सुलभसूत्र, उसमें इन्होंने पाइथागोरस का जिक्र किया था। जो वही जिक्र किया था जो यूनान के पाइथागोरस वैज्ञानिक ने जो अपनी वाक्य में लिखा था। और ये जो जिक्र किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, ये 250 वर्ष पहले ही पाइथागोरस से बता दिए थे कि ये चीज होता है, किंतु लोगों ने इस पे विचार नहीं किया। और बाद में चल के यही देखा गया कि यूनान के जो वैज्ञानिक पाइथागोरस से इसे ही अपने नाम पे रख दिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो बेसिकली में इसका नाम बोध्यान प्रमेय है, क्योंकि पाइथागोरस से पहले बोध्यान हमारे ऋषि मुनि ने खोज दिया था। किंतु उसे कहते हैं कि एक चीज खोजना, एक चीज उसे यूजफुल में लेके आना, वो अलग चीज है। तो पाइथागोरस ने इसको यूजफुल तरीके से अपनाने की कोशिश किया था, किंतु ये चीज पहले ही खोजी जा चुकी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए आप लोग। बेसिकली जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय ये क्या बता रहा है, जो पाइथागोरस प्रमेय का एक जो हम पारंपरिक तरीके से समीकरण के रूप में लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ सी स्क्वायर क्या होती है, कर्ण की लंबाई होती है, और बी और जो आपके पास ए बी जो है अन्य दो भुजाओं की लंबाई होती है। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल बताइए हमें जो यूज करते हैं। हम आपसे समकोण त्रिभुज नहीं पूछ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट हैं ए बी सी जो आपस में राइट एंगल बना रहे हैं, ओके, सी बी और बी ए, ये दो साइड्स आपस में राइट एंगल बना रहे हैं, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी जानने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं आप। फिर सपोज करिए कि आपके सामने एक मेज है, आपके पास टेबल है, घर में है, जिसकी चौड़ाई आपको दिया है वो 22 इंच, ठीक है। अब आप मार्केट में जो आपके पास टीवी खरीदने गए, ठीक है, मार्केट में जो टीवी या कंप्यूटर आपने खरीदने गए, तो आपने कहा कि हमें इस तरह की कंप्यूटर दीजिए जो हमारे टेबल में फिट हो जाए, सही तरीके से बैठ जाए। तो दुकानदार कहा कि हमारे पास जो कंप्यूटर अवेलेबल है उसकी चौड़ाई है 16 इंच, ठीक है, और उसकी ऊंचाई है 10 इंच। तो क्या वो कंप्यूटर आप खरीदेंगे? दुकानदार ने यही कहा कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसकी चौड़ाई 16 इंच है और उसकी ऊंचाई 10 इंच है, और आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो 16 इंच के टेबल पे फिट हो जाए या अच्छी तरीके से रखा जाए। तो क्या वो दुकानदार का आप कंप्यूटर खरीदेंगे? जी, अगर 16 इंच की टेबल है और 16 इंच का टीवी है तो खरीदेंगे सर। नहीं, 16 इंच की टेबल और 16 इंच की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरे पास जो टेबल है वो 22 इंच का है, ठीक है, और आप जब कंप्यूटर खरीदने गए या टीवी खरीदने गए तो दुकानदार कह रहा है कि हमारे पास जो इस समय कंप्यूटर अवेलेबल है उसकी चौड़ाई 16 इंच है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 10 इंच की है। आपके दिमाग में अगर वो सही तरीका बैठेगा तो खरीदेंगे कि हमारे टेबल में आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे भाई हम नहीं कर देंगे। तो ये कैसे चीज रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे कि ये कंप्यूटर हमारे टेबल में अच्छी तरीके से आ सकता है? 22 इंच किस प्रकार से, साइड से या नहीं? 22 इंच जो है हमारे पास टेबल जो दिया हुआ है उसका कहने का मतलब क्षेत्रफल आप समझिए, ठीक है, कहने का मतलब क्षेत्रफल आप समझिए उस टेबल का, ठीक है। तो आपके पास जो कंप्यूटर है वो 16 इंच चौड़ा है, चौड़ाई उसकी हो गई, और ऊंचाई आपके पास ये हो गई 10 इंच की हो गई। तो आप मान लीजिए ये बेस है, ये हाइट हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका विकर्ण देखिए, कर्ण देखिए कितना आ रहा है। अगर कर्ण हमारे उससे ज्यादा आएगा, 22 से ज्यादा आएगा तो हम नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्योंकि हमारे टेबल में वो फिट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर आपके पास 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, और मान लीजिए हमारी कोई भुजा सी है तो सी का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ आपके पास? 256, और 10 का स्क्वायर 100, टोटल को ऐड करिए 356, और 356 का आप रूट लीजिए, स्क्वायर रूट, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 18 पॉइंट समथिंग आएगा, इंच का आएगा, जो हमारा टेबल से कमी है। तो वो कंप्यूटर क्या होगा, मेरे टेबल में आ जाएगा।
दूसरा मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ या देख रहा हूँ कि एक आदमी है जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जी। तो वो देख रहा है कि एक विज्ञापन निकला हुआ है। उसमें विज्ञापन में क्या है कि एक टीवी है जिसकी ऊंचाई 16 इंच है जी और उसकी चौड़ाई 14 इंच है। तो विज्ञापन पढ़ने वाला ये जानना चाहता है कि उस टीवी का स्क्रीन या बीकन की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक न्यूज़पेपर में ऐड निकला हुआ है एक टीवी का, तो अखबार वाला ये पढ़ रहा है कि इस टीवी की जो चौड़ाई जो है आपके पास 14 इंच है और ऊंचाई 16 इंच है। तो पढ़ने वाला ये जानना चाह रहा है कि कितने इंच की स्क्रीन की इसकी टीवी है। तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस टीवी की स्क्रीन कितनी चौड़ी होगी? जी पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगा के करेंगे, तो पाइथागोरस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम उस स्क्रीन की बीकन या स्क्रीन की आप जो भी चौड़ाई देख लेंगे कि कितनी स्क्रीन की है। कैसे लिखाएंगे आप? 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर और मान लेते हैं बीकन हमारा सी स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ? 256 और प्लस 14 का 196 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा आपके पास? रूट 452 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आएगा? लगभग हमारे पास कितना आएगा? 21 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 पॉइंट समथिंग जो स्क्रीन या की चौड़ाई होगी। ठीक है बच्चों, आज जो विषय है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो अब तो आप जान ही गए होंगे ज्यामिति के बारे में और गहराई से। तो इस गहराई को आपके पास लेकर आए थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील यादव और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो